Namaste group students, hope you are doing fine at home and studying continuously. Today we are going to start last video, that is part 9 of chapter number 8, Human Health and Diseases of class 12th Biology. In last video, that is video number 8, I have completed 4 type of drugs. ठीक है, one was hallucinogens, one was opioids, one is cannabinoids and fourth one is coca alkaloids or cocaine. ठीक है, now we are left with only 2 options, one is smoking and one is alcohol, simpler one. ठीक है, so we are starting with smoking. तो स्मोकिंग में टोबैको, ठीक है, दिस इज 5th वन. तो सबसे पहले टोबैको का सेम वही चीज़ लिखेंगे जैसे हमने पिछली 4 ड्रग्स में किया था. टोबैको के अंदर सोर्स विल बी टोबैको प्लांट, सिंपल है, टोबैको प्लांट. मोड ऑफ इनटेक, टोबैको का यूज़ कैसे होता है, या तो उसको हम चबा सकते हैं, च्यू कर सकते हैं, या फिर हम उसको जला के जैसे बीड़ी या सिगरेट के अंदर होता है वैसे ले सकते हैं, या स्निफिंग के थ्रू ले सकते हैं. ठीक है, सो 3 मोड्स, स्मोक्ड, च्यूड और स्नफ्ड. ईदर वी कैन स्मोक, च्यूड एंड स्नफ्ड. स्नोटिंग एंड स्निफिंग दोनों मैंने कल बता दिया था. थर्ड, मोड ऑफ एक्शन. सो मोड ऑफ एक्शन के अंदर सबसे पहली बात तो इट हैज़ निकोटीन. और निकोटीन का काम होता है एज ए मॉड्यूलेटर या एनहांसर. जो आपने सुना होगा कई लोगों को कि जब वो थोड़ा सा लो फील करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने सिगरेट पी के आनी है. सिगरेट पीने के बाद वो थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करते हैं. ठीक है, तो वो किसकी वजह से है? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ निकोटीन. सो इट स्टिमुलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड. सो निकोटीन कैसे काम करेगा? इट एक्टिवेट्स एड्रिनल ग्लैंड. Adrenal gland will secrete 2 hormones, adrenaline and noradrenaline. इन दोनों का जो फंक्शन है वो हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं. ठीक है, 11th में भी हमने पढ़ा हुआ है. एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का काम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं जनरली द हार्मोन ऑफ इमरजेंसी. ठीक है, ये क्या करेगा? आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ करवा देगा, आपकी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ करवा देगा. सो दे विल स्टिमुलेट इंक्रीज्ड हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग रेट. ठीक है, तो जब इंक्रीज हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट दोनों इंक्रीज हो जाएंगी देन देयर विल बी मोर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़. तो आपके बॉडी के ब्रेन तक, बाकी टिश्यूज़ तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी बनेगी. ज़्यादा एनर्जी बनेगी तो द पर्सन विल फील मोर एनर्जेटिक. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, पर्सन फील्स अलर्ट एंड एनर्जेटिक. ठीक है, सो मोड ऑफ एक्शन ये हो गया आपका. इसके अंदर क्या है आपका? टोबैको के अंदर निकोटीन, द मेन प्रोडक्ट. अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? इफ़ेक्ट्स बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं. सबसे पहले लंग कैंसर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है. ब्रोंकाइटिस मीन्स यहाँ पे लंग्स में कोई इन्फेक्शन नहीं है,
इन्फेक्शन कहाँ पे होगा आपका, डैमेज कहाँ पे होगा, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर। सो लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस, और कुछ केसेस में लीवर कैंसर भी, एक ओरल कैंसर, एंड इट मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम फेटल। जो हम तंबाकू चबाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से ओरल कैंसर हो सकता है। ओरल कैंसर में लीड टू फैटेलिटी। बाकी कैंसर वैंसर से रिलेटेड डिजीज़ हैं, एक कोरोनरी हार्ट डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कैड। तो ये हैं सारे डिजीज़ के नाम। अब एक कॉमन इफ़ेक्ट और है इसका कि जब हम सिगरेट स्मोकिंग करेंगे, इट विल लीड टू एवोल्यूशन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की टेंडेंसी जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो जिस हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना था, अब उसके साथ क्या बाइंड हो गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो उतने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई हो गए, अब वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर नहीं सकते, तो क्या होगा, देयर विल बी लो और लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यूज़। तो सेकेंड इफेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्यू टू CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग स्मोकिंग, हीमोग्लोबिन बाउंड ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो बाइंड होनी थी वो कम रह जाएगी। सो हीमोग्लोबिन बाउंड ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजेस and leads to low availability of oxygen, low availability of oxygen to tissues। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जो मेन आपके कल मैंने 4 टाइप की ड्रग्स बताई थी, क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। ये तो जनरल है, ये आप छोटी क्लासेज में भी कर सकते हो, ठीक है। तो 5th था टोबैको। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू एल्कोहल। So 6th category, alcohol। तो अल्कोहल का सोर्स क्या हो सकता है, बनाते कहाँ से हैं हम, जनरली फर्मेंटेशन से। वी कैन यूज़ यीस्ट टू फर्मेंट वेरियस फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे बार्ले जो होता है, बार्ले मतलब आपका जौ की फर्मेंटेशन से क्या बनती है, वोदका बनती है, ठीक है। ये आपका 10th चैप्टर में आएगा किस चीज़ से क्या बनेगा फर्मेंटेशन से, ठीक है। तो अल्कोहल का सोर्स यहाँ पे लिखा ही नहीं है बुक में, वैसे लिख देते हैं, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ raw cereals and fruits by using yeast, ठीक है। ईस्ट का साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस होता है, वो 10th चैप्टर में बताऊंगा आपको। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी पूरा नाम होता है उसका साइंटिफिक नेम। सो प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ रॉ सीरियल्स एंड फ्रूट्स। मोड ऑफ इनटेक ओरली, सिंपल है ये तो। जितने भी अल्कोहल है हम डायरेक्टली ओरली लेते हैं उसको।
Mode of action. Mode of action. It has anesthetic effect. एनेस्थेटिक इफेक्ट क्या होता है? जैसे हमने किसी बंदे की जब सर्जरी होती है तो सर्जरी से पहले उस बंदे को बेहोश करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक वो डॉक्टर बुलाते हैं, उसको बोलते हैं हम एनेस्थेटिस्ट। उसने क्या करना होता है, उसका काम सिर्फ बंदे को बेहोश करना होता है। तो एनेस्थीसिया देना, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देना। तो एनेस्थीसिया मतलब हम कह सकते हैं कि जो कोई भी पेशेंट है उसके होश जो है वो ख़त्म करवा देता है। सो इट हैज़ एनेस्थेटिक इफेक्ट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में, लॉस ऑफ सेंसेस, इतना ही ठीक है। सो इट हैज़ एनेस्थेटिक इफेक्ट एंड इफेक्ट ऑन, कहाँ पे इफेक्ट करता है आपका? इफेक्ट ऑन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। देखो हमने 10th क्लास और 11th क्लास दोनों में पढ़ा हुआ है। सेरेबेलम का फंक्शन क्या होता है? जो हमारी बॉडी का पोस्चर और पोस्चर मेंटेन करना और बैलेंस मेंटेन करना, ठीक है। तो जब कोई अल्कोहल पी लेता है तो वो थोड़ा सा लड़खड़ा के चलता है। क्यों? क्योंकि सेरेबेलम पे इफेक्ट हुआ है और सेरेबेलम की वजह से दैट पर्सन इज़ अनेबल टू वॉक स्ट्रेटली, ठीक है। और सेरेब्रम पे इफेक्ट होने से क्या होगा? जितनी भी उसकी नॉर्मल रूटीन की फंक्शंस हैं सारे के सारे इम्पेयर्ड हो गए। सो मोड ऑफ एक्शन, इफेक्ट क्या है इसके? लीवर सिरोसिस, जिसको हम फैटी लीवर सिंड्रोम भी बोल देते हैं। तो फैटी लीवर्स जो मिलता है पेशेंट्स के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि वो अल्कोहल की वजह से ही होता है, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कभी पूरी ज़िंदगी में अपने अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया, फिर भी उसको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। तो अल्कोहल इज़ नॉट जस्ट द मेन रीज़न फॉर फैटी लीवर, इसके और कई सारे रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला फैटी लीवर होगा ड्यू टू अल्कोहल, ये होता है आफ्टर 45 की एज के बाद, ठीक है। उससे पहले अगर होता है, कई सारे यंग जनरेशन में देखो आप 20-20 साल 22-25 साल तक के जो बच्चे हैं, थोड़े यंग जो हैं, उनके अंदर भी फैटी लीवर सिंड्रोम है। इवन मैंने देखा 17-19 साल तक के बच्चों के अंदर। तो वो फैटी लीवर सिंड्रोम ये नहीं है कि वो अल्कोहल की वजह से हुआ है, उसके और कई सारे रीजन्स हैं, ठीक है। सो इफेक्ट में आ गया लीवर सिरोसिस और आपका यूफोरिया, THORIA। यूफोरिया मैंने कल भी बताया था। यूफोरिया क्या होती है? दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट एंड फील बेटर। सो फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, दोनों, एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। तो जनरली हम देखते हैं कि जब अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं लोग, तो उसके बाद थोड़ा सा चौड़े होकर घूमते हैं, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं किसी से भी। क्यों? यूफोरिया की सिचुएशन है उस टाइम पे। एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट, चाहे उसको ये भी पता है कि भाई ये सामने वाला बंदा मुझे मार सकता है क्योंकि मेरे से तगड़ा है, मेरे से ज़्यादा हैवी है वो, पर फिर भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ सिचुएशन ऑफ यूफोरिया, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। सो लीवर फेलियर एंड हेपेटाइटिस, एक हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस भी क्या है? एक लीवर डिजीज़ है। ये मैंने पहले बताया था कि हिपेटिक टर्म जहाँ पे भी आएगी, दिस इज़ रिलेटेड विद लीवर, ठीक है, लीवर डिजीज़। सो this is all about alcohol. Now next topic is addiction and dependence.
एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। सो एडिक्शन क्या चीज़ है कि एक बार हमने कोई चीज़ लेनी स्टार्ट करी, उसकी वजह से हमें इंस्टेंटेनियस प्लेज़र मिला, उस प्लेज़र की फीलिंग को बार बार में लेने के लिए हम उस ड्रग का या अल्कोहल का इंटेक बार बार में और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम बोल रहे हैं एडिक्शन, कि एक फ़िक्स अमाउंट से ज़्यादा रेगुलरली अगर आपने कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, दैट विल लीड टू एडिक्शन टूवर्ड्स दैट ड्रग और अल्कोहल। डिपेंडेंस क्या चीज़ है? डिपेंडेंस हो गई कि मान लो हमने अल्कोहल पी के हमने अपना कंप्यूटर पे काम करना स्टार्ट किया, अल्कोहल पीने के बाद हम 4-5 घंटे तक लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, हमें लगता है कि भाई एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई हमारी, तो जब भी हमें नेक्स्ट टाइम ऐसा लगेगा कि भाई बॉस ने काम दे दिया, हमने ज़्यादा देर तक काम करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा अल्कोहल लिया और उसके बाद हम काम करने बैठ गए। तो ये जो हमारा माइंड फ्रेम बनेगा कि हर बार जब भी वर्क प्रेशर होगा उसको अवॉइड करने के लिए या उसको अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए हम लोग रेगुलरली सेम काम के लिए सेम ड्रग या अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दें, उसको बोलेंगे डिपेंडेंसी। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, बुक से आप डायरेक्टली लिख सकते हो। द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग, दिस इज कॉल्ड एज एडिक्शन। अब जिसको एडिक्शन हो जाती है, अगर उससे हम वो चीज़ छुड़वाने की कोशिश करें, देन द पेशेंट में शो विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स ये क्या होते हैं? नाम से पता चल रहा है, विड्रॉल मतलब कोई चीज़ वापस ले लेना, और उसकी वजह से जो सिम्टम्स आएंगे उसको बोलेंगे हम विड्रॉल सिम्टम्स। मान लो एक बंदा है, उसको डेली 1/2 लीटर अल्कोहल उसको चाहिए ही चाहिए, उसकी आदत बन चुकी है। ठीक है, उसकी बॉडी डिपेंडेंट हो गई है उसके ऊपर। तो अगर हम उससे एकदम दारू छुड़वाने की कोशिश करेंगे भी तो भी वो छोड़ नहीं पाएगा। अगर हमने ज़बरदस्ती उसको बांध भी दोगे आप, अगर वो हम कहते हैं कि भाई अल्कोहल ले ही ना पाए, बिल्कुल हमने एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, तो उसके बॉडी जो है अपने आप कुछ सिम्टम्स शो करेगी। ठीक है, उस सिम्टम्स को बोलेंगे हम विड्रॉल सिम्टम्स। और विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं वो पहले 1 या 2 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और विड्रॉल सिम्टम्स में एलिमिनेट कम्प्लीटली आफ्टर 3 to 4 वीक्स। ठीक है, तो विड्रॉल सिम्टम्स हो क्या क्या सकते हैं? जब आप एक शराबी से शराब छुड़वाओगे तो क्या होगा, क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? उसकी बॉडी जो है वो शेकीनेस होगी, शेकीनेस will appear in the body shakiness will appear। उसको नोज़िया की फीलिंग होगी। नोज़िया होता है फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, कि वॉमिटिंग आएगी नहीं पर लगता रहेगा कि आने वाली है, सो फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, नोज़िया। तीसरा हेडेक होगा उसको, वायलेंट बिहेवियर हो जाएगा, बॉडी स्वेटिंग करेगी बहुत ज़्यादा, बॉडी स्वेट, और इंसोम्निया एंड रेस्टलेसनेस। इंसोम्निया ये मैंने कल भी बताया था, इंसोम्निया क्या होता है? नींद ना आने की बीमारी। ठीक है, लैक ऑफ स्लीप। और इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं? जो नींद की गोलियां देते हैं उसके अंदर कौन सी ड्रग होती है? कल हमने बताया था, हेलुसिनोजेंस या कैनाबिनॉइड्स। सो इंसोम्निया हो सकता है। रेस्टलेसनेस, वो एक जगह बैठेगा ही नहीं, इधर उधर घूमता रहेगा बस। एंड इरिटेबिलिटी, so these are some symptoms which will be shown by a patient which is undergone de-addiction। ठीक है, de-addiction मतलब
एडिक्शन को हटाना, वो पूरी प्रोसेस को डी एडिक्शन बोल रहे हैं। सो डी एडिक्शन की वजह से विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। दीज विड्रॉल सिम्टम्स, एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, हायर एट फर्स्ट टू सेकेंड डे एंड देन फेड्स, और after 3 to 4 weeks these will be eliminated। 3 से 4 वीक के बाद वो चीज़, विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं वो दिखने कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो अडाप्ट करने लग जाती है। अब देखो, जब भी हम बोलते हैं कि डिपेंडेंसी जो है किसी भी ड्रग के या अल्कोहल के लिए, वो डिपेंडेंसी क्यों हो रही है कि मान लो हमने आज जोश जोश में या एक कह लो शौक़ के लिए हमने आज एक पैक लिया, ठीक है, धीरे धीरे आप एक पैक ले रहे हो, एक पैक लेने के बाद कुछ देर के बाद आपकी 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद आपकी बॉडी क्या करेगी, जो रिस्पॉन्स एक पैक में दे रही थी अब वो उतना रिस्पॉन्स नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि आपके जो रिसेप्टर्स हैं, अल्कोहल रिसेप्टर्स इन द बॉडी, वो सेचुरेट नहीं हो पा रहे अब उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, बंदा एक पैक से 2 पैक, 2 से 4 पैक, तो उतना ही इफेक्ट लेके आने के लिए हमें अमाउंट ऑफ अल्कोहल जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ता है, ठीक है, और वो इंक्रीज़ करते करते क्या हो जाती है, हमारी बॉडी जो है वो डिपेंडेंट हो जाती है उस अल्कोहल या ड्रग के लिए। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़, क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे। जो मैंने अल्कोहल के अंदर इफ़ेक्ट बताए थे वो सारे इफ़ेक्ट इसके अंदर आएंगे, ठीक है, फिर भी एक बार फटाफट कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर अल्कोहल का, स्टार्टिंग में अल्कोहल का बताया है, अल्कोहल में एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट होगा, अभी मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। और क्या होगा, अल्कोहल जो है वो सेरेबेलम पे इफेक्ट करता है, अगर सेरेबेलम पे इफेक्ट करेगा तो क्या होता है, द फंक्शन ऑफ सेरेबेलम विल बी इम्पेयर्ड, और सेरेबेलम का फंक्शन था टू मेंटेन बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट विल डिस्टर्ब बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस। जो भी अल्कोहल जब हम कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी का बॉडी रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज करते हैं, बॉडी रिस्पॉन्स टाइम कम नहीं होगा, बॉडी रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होगा। कैसे, जैसे मान लो हम नॉर्मली कोई गाड़ी ड्राइव करते हैं, सामने से कोई गाड़ी आ गई या कोई कुत्ता आ गया, तो जितनी देर में हम ब्रेक मारते, मान लो अगर मैं ठीक हूँ, मैंने कोई अल्कोहल नहीं लिया है, मैंने विदिन 2 सेकेंड्स जो है वो ब्रेक अप्लाई करके गाड़ी रोक दी, ठीक है। पर अगर यही चीज़ मैंने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा होता तो हमारी जो सेंसेस हैं, आइज़ ने सिग्नल कैच कर लिया कि सामने कोई चीज़ आ गई है, सिग्नल ब्रेन तक पहुंच गया। अब ब्रेन से जो हमारी मसल्स तक, लेग की मसल्स तक जो हमने ब्रेक लगाने थे, वो सिग्नल बहुत लेट आएगा। सो बॉडी रिस्पॉन्स टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो अब 2 सेकंड की बजाय आपके जो ब्रेक लग रहे हैं वो 4 सेकंड में या 5 सेकंड में लगेंगे, और 5 सेकंड में ब्रेक लगना मतलब तब तक शायद एक्सीडेंट हो चुका हो, तो ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इट विल इंक्रीज़ द बॉडी रिस्पॉन्स टाइम। मैं सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूँ, पूरा कुछ नहीं लिखूँगा। इट विल इंक्रीज बॉडी रिस्पॉन्स टाइम। अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ के बाकी इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, जितने सिम्टम्स अभी तक हमने पढ़े हैं सारे इंक्लूड कर दो इसके अंदर। इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप हो गया, यूफोरिया,
ठीक है, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या बताया था मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो चीज़ एक्चुअली में नहीं है हमें उसका होने का आभास होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं जलेबी नहीं रखी, हमें जलेबी की स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, जो चीज़ नहीं है वो चीज़ हमें लगता है कि ऐसा है। हमें यहाँ पे कोई बस नहीं दिख रही, हमें बस दिखने लग जाती है। ठीक है, हमें यहाँ पे पहाड़ दिखने लग जाएंगे ड्रग्स लेने के बाद। तो हेलुसिनेशन, एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाता है जो बंदा। ठीक है, ये सारी टर्म्स का मैं मीनिंग पहले बता चुका हूँ आपको, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखूँगा। स्टैगरिंग एंड इनहेरेंट स्पीच, स्टैगरिंग एंड इनकोहेरेंट स्पीच। इनकोहेरेंट स्पीच मतलब आप बोलना कुछ चाह रहे हो पर वो शब्द जो हैं आपसे निकल नहीं पाते मुंह से। ठीक है, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से या ड्रग कंज्यूम करने की वजह से। स्टैगरिंग मतलब आप लड़खड़ाते हो, आपकी ज़बान लड़खड़ा रही है। ठीक है, इनकोहेरेंट स्पीच। फिर साइड इफ़ेक्ट्स ऑन मेल और फीमेल क्या क्या हो सकते हैं उसको थोड़ा सा और। मेल पे क्या इफ़ेक्ट होंगे ज़्यादा अल्कोहल यूज़ के? सबसे पहले डिक्रीज़ इन स्पर्म काउंट, डिक्रीज स्पर्म काउंट। तो जो स्पर्म काउंट है ह्यूमन बीइंग का, मेल का, दैट विल डिक्रीज ड्यू टू एक्सट्रीम कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल। पर ये केसेस मैंने बहुत कम देखे हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपनी सोसाइटी के अंदर भी देखो तो बहुत सारे ऐसे शराबी मिल जाएंगे आपको जो डेली आधा आधा लीटर एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, पर उनके बच्चे 5-6। सो हम ये कह ही नहीं सकते कि वहाँ पे स्पर्म काउंट कम हुआ होगा। ठीक है, कम होता है पर उतना ज़्यादा नहीं होता। अगर कोई पेशेंट जिसको बेबी नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी है, तो जब वो कपल जाता है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर उससे पूछता है स्पर्म काउंट से पहले, स्पर्म काउंट का जो टेस्ट होता है उससे पहले पूछता है कि भाई आप ज़्यादा अल्कोहल तो यूज़ नहीं करते हो। तो वो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब यही होता है कि अगर आपने अल्कोहल ज़्यादा लिया होगा तो आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम हो गया होगा, जिसकी वजह से शायद फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो मेल के अंदर स्पर्म काउंट डिक्रीज होना, एग्रेसिव बिहेवियर, सो अग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा हो जाएगा, लड़ाई करना है, वायलेंट, एग्रेसिव को वायलेंट भी बोल सकते हैं हम, वायलेंट बिहेवियर। और क्या होगा, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टेस्टिकल्स, रिड्यूस साइज ऑफ टेस्टिकल्स। टेस्टिकल मतलब टेस्टिस, तो टेस्टिस का साइज़ कम होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसके लिए स्पर्म भी कम बनेंगे। फिर डिक्रीज साइज ऑफ टेस्टिकल्स, डिप्रेशन एंड प्री मैच्योर बाल्डनेस। बाकी मैं और कुछ नहीं लिखूँगा इसमें ज़्यादा। प्री मैच्योर बाल्डनेस, जल्दी बाल उड़ना, गंजा हो जाना। ठीक है, एंड डिप्रेशन। सो दीज आर सम इफेक्ट्स विच विल बी इन मेल। तो फीमेल में कौन से इफेक्ट होंगे वो भी लिख लेते हैं हम। इन फीमेल्स, फीमेल में अगर कोई लेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल कंज्यूम करेगी, दैट मे लीड टू इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द फीटस विद इन द वूम। तो जो बच्चा है उसको ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो लीड टू इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ फीटस इन प्रेग्नेंट वूमन। ठीक है, दूसरा जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो नॉर्मल की बजाय वो फ्लक्चुएट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्लक्चुएटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर उसके अंदर कुछ जो है मेल वाले कैरेक्टर आने लग जाएंगे, जैसे
उसका बिहेवियर एग्रेसिव होगा, ठीक है। जो बॉडी हेयर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा आने लग जाएंगे, एग्रेसिवनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ मैं, एग्रेसिवनेस, फोर्थ ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर्स, एंड इंक्रीज साइज ऑफ क्लाइटोरिस, इंक्रीज साइज ऑफ क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या होता है? दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ वेजाइना। तो इसके छूने से जो फीमेल के अंदर जो है वो सेंस ऑफ फीलिंग इसकी वजह से आती है, क्लाइटोरिस। सो जो फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट है दैट इज़ ड्यू टू क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस को हम ये भी बोलते हैं इट इज़ होमोलोगस टू मेल पेनिस, ठीक है। सो दीज आर सम सिम्टम्स या फिर इफेक्ट्स विच कैन बी प्रेजेंट इन फीमेल ड्यू टू एल्कोहल और ड्रग अब्यूज़। अब कुछ इसके अंदर वार्निंग साइंस, इसको मैं लिखता नहीं हूँ, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो, बता देता हूँ वैसे ही। वार्निंग साइंस क्या हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये बंदा जो है वो ड्रग या एल्कोहल अब्यूज़ के अंदर आ चुका है, अब फंस चुका है इसके अंदर। तो उसका क्या इफ़ेक्ट, क्या चीज़ हो सकते हैं, वो साइन क्या हो सकते हैं? एक तो उसका जो बॉडी वेट है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ में उसका काम में मन लगना बंद हो जाता है, कोई भी जो उसकी हैबिट थी वो हैबिट छोड़ देता है, ठीक है। उसका जो नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स टाइम है वो कम होने लग जाता है, मतलब उसकी बॉडी डिपेंडेंट हो चुकी है किसी चीज़ पे, ठीक है। सो दीज आर सम साइंस थ्रू विच वी कैन ascertain that a person is going to be addicted by either alcohol or drug. अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़, ठीक है। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अब जैसे मैंने बोला था कि भाई हमने एल्कोहल या ड्रग्स लेने जब कोई बंदा स्टार्ट करता है वो किस वजह से कर सकता है? इट मे बी ड्यू टू एक्साइटमेंट या फिर पीयर प्रेशर की वजह से, ठीक है, या अपने आप को ज़्यादा कूल दिखाने के लिए। तो उस टाइप का जो इवेंट्स है उसको प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। तो हम इसमें 4-5 पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट इज़ अवॉइड अनड्यू प्रेशर, अवॉइड अनड्यू प्रेशर। इसके अंदर क्या होगा कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप स्टडीज़ में भी एक्सेल करो, आप स्पोर्ट्स में भी एक्सेल करो, ठीक है। तो एक हर बंदे की, हर बच्चे की एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। अगर उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करोगे तो दैट चाइल्ड में गो इन डिप्रेशन, और उस डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए वो एल्कोहल या ड्रग अब्यूज़ की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने वो क्या करना है, वो अनड्यू प्रेशर नहीं बनाना है, ठीक है। मैं इसको लिखूंगा नहीं, ये आप डायरेक्टली बुक से लिख सकते हो, बहुत सिंपल से पॉइंट है, सिर्फ समझाऊंगा, हेडिंग बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड है आपका एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग, एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग। यहाँ पे हमने बच्चों को पहले से ही एजुकेट करना है कि ड्रग और एल्कोहल अब्यूज़ की वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनकी जो लाइफ है वो कैसे रून हो सकती है पूरी की पूरी। काउंसलिंग करके हम बच्चे की जो एनर्जी है उसको चैनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जब बच्चे की एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी तो वो किसी दूसरी ऐसी अनसोशल एक्टिविटी के अंदर शायद पार्टिसिपेट ना करे, ठीक है। तो प्रॉपर एजुकेशन एंड काउंसलिंग शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स। थर्ड, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर।
seeking help from parents and peer। सीकिंग हेल्प, यहाँ पे किस टाइप की हेल्प की बात करेंगे? स्पेसिफिकली इमोशनल हेल्प, इमोशनल स्ट्रेंथ देना। ठीक है, मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, इमोशनल स्ट्रेंथ। कि अगर बच्चा किसी चीज़ में फेल हो गया, अपनी आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसने परफॉर्म नहीं किया, तो उसको ये चीज़ समझाओगे आप कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार सफल ही हो जाओगे, कई बार लाइफ में आपको डिफीट भी झेलनी पड़ सकती है। तो वाइप आउट करना, बच्चे का रो देना, ठीक है, बच्चे को वाइप आउट करवा दो। तो वाइप आउट करने से क्या होगा कि उसके अंदर जो डिप्रेशन का लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चा जो है फिर आगे उसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएगा और बाकी दूसरी चीज़ों में अपनी एनर्जी को यूज़ करेगा। ठीक है, सो सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर, इमोशनल स्ट्रेंथ। फोर्थ पॉइंट, लुकिंग फॉर डेंजर साइन, लुकिंग फॉर डेंजर साइन। अब लुकिंग फॉर डेंजर साइन के अंदर जैसे मान लो बच्चों की रैगिंग से रिलेटेड ही ले लेते हैं कि कोई छोटा बच्चा है 5th क्लास में 6th क्लास में हॉस्टल में भेज दिया है। ठीक है, वहाँ पे दूसरे बच्चे उसको तंग करते हैं, तो स्टार्टिंग में वो थोड़े दिन तक झेलता है, उसके बाद वो कुछ ऐसा बिहेवियर शो करेगा या अपने पेरेंट्स को बताएगा कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, रैगिंग हो रही है मेरी। ठीक है, तो वो उस इमोशनल डिप्रेशन से निकलने के लिए अपने पेरेंट्स को बताता है। तो इस टाइप के साइंस जो हैं, डेंजर साइन, ये या तो पेरेंट्स को या टीचर्स को बहुत पहले ही उस पर नज़र रखनी पड़ती है। ठीक है, और प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंग उस सिचुएशन का हल निकालना होता है, नहीं तो बच्चा क्या कर सकता है, वो अल्कोहल ड्रग अब्यूज़ की तरफ जा सकता है। लास्ट पॉइंट, सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। प्रोफेशनल हेल्प किसकी? इधर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। अब दोनों वर्ड्स में मतलब अंतर होता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो सिर्फ काउंसलिंग करता है, वो आपको ड्रग्स नहीं देता, मतलब कोई मेडिसिन नहीं देता। साइकोलॉजिस्ट आपका ज़रूरी नहीं है कि वो एक डॉक्टर हो, वो एक MA साइकोलॉजी करके भी साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। ठीक है, पर जो साइकेट्रिस्ट होता है वो एक डॉक्टर होता है, MBBS होता है। साइकेट्रिस्ट विल गिव यू मेडिसिन्स टू ओवरकम द मेंटल इलनेस, वाइल साइकोलॉजिस्ट विल ओनली काउंसल यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ओनली काउंसलिंग, और साइकेट्रिस्ट क्या करेगा? इट गिव मेडिसिन्स टू क्योर मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सो दिस वाज द लास्ट वीडियो। इसके बाद आप जो भी इसके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे। ठीक है, और हो सके तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं से ढूंढो, इंटरनेट से ढूंढो या किसी बुक से ढूंढो, वो भी करने हैं आपने। ठीक है, इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स। ठीक है, तो 9th चैप्टर आपका सिलेबस से कट चुका है, तो 10th चैप्टर पे जाएंगे डायरेक्टली, तो वो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।